प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के हमारा पर्यावरण अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और कल हमने पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है और 99% जो भाग होता है वो ऊष्मा के रूप में ह्रासित हो जाता है। तो पौधे को जितनी सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसका वह केवल 1% ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। अब पौधे में ये संचित 1% ऊर्जा जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तब उस समय भी ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ह्रासित हो जाती है और केवल 10% भाग ही अगले स्तर तक जा पाता है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाती है। तो इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था और इसके कारण जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो 3 से 4 स्तर ही लंबी होती हैं, उससे ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। केवल ऊर्जा का 10वां हिस्सा ही अगले पोषी स्तर तक पहुंच पाता है। आज हम पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो सामान्य रूप से सीधी खाद्य श्रृंखलाएं नहीं होती, जैसा कि हमने पहले सीधी खाद्य श्रृंखलाएं बनाई थी। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध जो होते हैं वो शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का फिर एक जाल बन जाता है जिसे आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। जैसे जो पादप है, हरे पौधे हैं, उसको चूहा खा सकता है, लेकिन उसको खरगोश भी खा सकता है और उसको हिरण भी खा सकता है। अब चूहे को सांप खा सकता है, हिरण को कुत्ता खा सकता है, खरगोश को भी कुत्ता खा सकता है और खरगोश को भेड़िया भी खा सकता है। अब भेड़िए को शेर खा सकता है, कुत्ते को भी शेर खा सकता है, सांप को मोर खा सकता है और मोर को कुत्ता खा सकता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो सीधे नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतया क्या होती हैं? शाखान्वित होती हैं और ये शाखान्वित खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जब मिलती हैं तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं या आहार जाल कहते हैं। अब अपने पढ़ते हैं जीवों में ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात पारितंत्र में ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है पादप को, पादप से ऊर्जा प्राप्त होती है शाकाहारी जीवों को, शाकाहारी जीवों से ऊर्जा प्राप्त होती है मांसाहारी जीवों को। तो ये ऊर्जा प्रवाह की दिशा है, ये सूर्य से मांसाहारी जीवों की तरफ होती है। अब इसका उल्टा नहीं हो सकता कि पादप ऊर्जा सूर्य को प्रदान नहीं कर सकते, शाकाहारी जो जीव हैं वो पादप को ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। ऊर्जा केवल सूर्य से पादपों में, पादपों से शाकाहारी जीवों में और शाकाहारी से मांसाहारी जीवों की तरफ ही गति करती है। इसलिए इस प्रकार का ऊर्जा प्रवाह को
एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह कहते हैं और पारितंत्र में एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह ही पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश उत्पादकों में जाता है, उत्पादकों से ये ऊर्जा शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों में और मांसाहारी जीवों से शीर्ष मांसाहारी जीवों की तरफ ये जो ऊर्जा है वो गति करती है। इसके उल्टे ये गति नहीं कर सकती, तो ऊर्जा केवल एक दिशा में ही गति कर सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। दूसरा, हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर जल में या मृदा में कोई हानिकारक रसायन मौजूद है तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बात को जिसे कहते हैं जैव आवर्धन। तो हम फसलों पर अत्यधिक रसायनों का जब प्रयोग करते हैं तो ये रसायन फिर कहाँ जाएंगे? बहकर मिट्टी में या जल स्रोतों में चले जाते हैं। क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये मानव निर्मित हैं और अजीव निम्नीकृत हैं, अतः प्रत्येक पोषी स्तर में ये अपघटित नहीं होते और संग्रहित होते जाते हैं। और क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो शीर्षस्थ है, सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में होता है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं और इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो धीरे धीरे जो उच्च पोषी स्तर के जीव हैं या मनुष्य है उसके शरीर में अवांछित रसायन इकट्ठे होते जाते हैं। इसे क्या कहेंगे? जैव आवर्धन कहेंगे। तो ये पूरी जैव आवर्धन की परिभाषा है। अगर परीक्षा में पूछी जाए तो यही परिभाषा हमें लिखनी है। अब जैव आवर्धन कैसे होता है कि जैसे ये 10 पौधे हैं, इन 10 पौधों में थोड़ा थोड़ा ये रसायन पाया जाता है। अब इन 10 पौधों को जब मनुष्य खाएगा या इन 10 पौधों से प्राप्त जो फल है या बीज है उनको हम खाएंगे तो हमारे शरीर में जो रसायन होगा उसकी मात्रा इन पौधों से कितनी हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। तो सोचो कि हम पूरे जीवन में कितने सारे पादपों के फलों को या उनके बीजों को या उनके अनाज को खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में वो पूरा जहर धीरे 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 इकट्ठा होता जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। और जब ये रसायन या ये जहर जो हम खेतों में डालते हैं इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो ये जो जैव आवर्धन है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक होता है। और अगर ये जो रसायन हैं वो अगर समुद्र में चले जाते हैं या झील में चले जाते हैं तो ये सबसे पहले पादपों के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। इन पादपों को क्या होगा? छोटे जीव खाएंगे, है ना। अब ये छोटे जीवों को फिर मछलियाँ खाएंगी और बाद में जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो मछलियों को खाते हैं। तो लास्ट में इसको कौन खाएगा? मछलियों को मनुष्य खाएगा। तो इन पौधों से कीटों के अंदर जो जहर होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि कीट बहुत सारे पौधों को खाते हैं। मछलियाँ बहुत सारी इन कीटों को खाती है, इसलिए मछलियों में और ज़्यादा जहर की मात्रा होगी। और मनुष्य क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारी मछलियाँ खाता है, इसलिए मनुष्य के अंदर जहर की मात्रा और ज़्यादा हो जाएगी। अवांछनीय जो रसायन है उसकी मात्रा और अधिक हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। अब हम ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। तो ओजोन क्या होती है? ओजोन
O3 के अणु जो हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, इसीलिए इसको O3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। ओजोन गैस जो होती है वैसे विषैली होती है, मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, परंतु यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ये मानव के लिए लाभदायक भी है। तो आपने जब वायुमंडल के बारे में अध्ययन किया है तो वायुमंडल में एक परत होती है जिसको क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। और ये जो ओजोन गैस होती है या ओजोन परत होती है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, जिसको यूवी रेज या पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, इसको पृथ्वी पर आने से रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी विकिरण जो है ये जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है और इससे मानव में त्वचा का कैंसर हो जाता है, चमड़ी का जो कैंसर हो जाता है इस यूवी रेज के कारण, या यूवी जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण है, उसके कारण मनुष्य में त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो ये ओजोन परत है, ये हमारी इस रोग से या पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन गैस बनती है। तो ये ओजोन गैस कैसे बनती है, तो वायुमंडल में बहुत ऊपर ऊंचे के जो स्तर होते हैं जहाँ पर पराबैंगनी विकिरण ज़्यादा मात्रा में पहुँचती है, वहाँ पर ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन गैस बनती है। कैसे, तो उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण जो है वो ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर देती है, जिससे स्वतंत्र ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु बाद में संयुक्त होकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस होती है O2 और ये पराबैंगनी विकिरण के कारण स्वतंत्र ऑक्सीजन में बदल जाती है और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन फिर वापस से क्रिया करके क्या बनाती है, ओजोन गैस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल के उच्च स्तरों में ओजोन गैस का निर्माण होता है। अब 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता से गिरावट आने लगी। इसका कारण क्या था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है या उस जैसे अन्य रसायन जो होते हैं जो कि ओजोन गैस को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है वायुमंडल में, तो ये जो CFC है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है जिसको हम फ्रीज भी कहते हैं, उसमें करते हैं। और जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, उसके अंदर इसका CFC का या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। जब ये गैस रेफ्रिजरेटर से या अग्निशमन यंत्र से निकलती है तो ये वातावरण में चली जाती है और वातावरण में जब ये ओजोन मंडल में पहुंचती है तो वहाँ पर ये ओजोन का विघटन करके उसको किस में बदल देती है, ऑक्सीजन में बदल देती है, जिससे जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। उससे क्या होगा कि अगर ओजोन परत नहीं होगी या कम मोटी होगी तो जो पराबैंगनी किरण है जिसको ये ओजोन परत रोकती है वो पृथ्वी तक पहुंचने लगेगी, जिससे जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि 1987 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में एक सर्वसम्मति की गई कि अब हम CFC के उत्पादन को और नहीं बढ़ाएंगे और CFC के उत्पादन को जितना कि
1986 में 1986 में है वहाँ तक ही इसको सीमित रखेंगे, जिससे कि वायुमंडल में ओजोन जो गैस है उसकी कमी ना हो, ओजोन परत जो है वो पतली ना हो। तो ये पूछा जाता है कि CFC के उत्पादन को रोकने के लिए क्या किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वसम्मति बनी है कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और क्या कदम उठा सकते हैं। तो हमने देखा था कि पर्यावरण को दूषित करने वाले जो पदार्थ हैं वो मानव द्वारा फेंके गए पदार्थ, जिनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वही होते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? जो हमारे द्वारा उत्पन्न जो कचरा है वही अपशिष्ट पदार्थ है। तो अगर हम कचरे का प्रबंधन सही से करेंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित और साफ सुथरा रख पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को और ज़्यादा साफ सुथरा या सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे चीज़ें जो पॉलीथीन की थैलियाँ लेके आते हैं उनको हम ना फेंकें, उनको हम बार बार प्रयोग करें, या ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे पर्यावरण दूषित हो। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमारे द्वारा जो डिस्पोजल कप जो हम यूज़ करते हैं। डिस्पोजल कप आपने चाय के लिए देखे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहले क्या होता था और आज भी घरों में चाय के लिए कांच के गिलासों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाद में रेलगाड़ियों में या अन्य स्थानों पर डिस्पोजेबल कप व गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा दिया गया कि ये स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर होते हैं। लेकिन इस बात की कल्पना नहीं की गई कि इतने सारे लोग जो चाय पीते हैं, इतने सारे डिस्पोजल कप जो होंगे, तो उनका हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे नष्ट करेंगे। वो तो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, तो वो हमारे पर्यावरण में बने रहेंगे और हमारे पर्यावरण को दूषित करेंगे। फिर उसके बाद में मिट्टी के कुल्हड़ों में भी रेलगाड़ियों में चाय दी जाने लगी, लेकिन उससे भी, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे मिट्टी के कुल्हड़ चाय के लिए आवश्यक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो उपयोगी मृदा है उसका क्या होने लगा, नाश होने लगा। आजकल आपने देखा होगा कि कागज़ के डिस्पोजेबल कप आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कागज़ के डिस्पोजेबल कप ज़्यादा अच्छे होते हैं या पहले पॉलीथीन के जो डिस्पोजेबल कप आते थे वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कौन से पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, कौन से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे, कौन से अजैव निम्नीकरणीय हैं और कौन से जैव निम्नीकरणीय हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके द्वारा कितना कचरा उत्पादित होता है, आपके घर से कितना कचरा प्रतिदिन उत्पादित होता है, आपकी कक्षा से प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है, उनमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है और कितना कचरा अजैव निम्नीकरणीय है, और कैसे इस कचरे का हम निपटान कर सकते हैं, उसके उपाय भी आप सोच सकते हैं। और अगर अच्छे उपाय आपके मन में आते हैं, इस वीडियो पर भी आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। और आगे के चैप्टर के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।